नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट सोदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गया 21 सितंबर करंट पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। और ये हमारे नंबर्स हैं 8564880530 9696060608 पे आप लोग कॉल करके हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पर, ये सारे चैनल फ्री हैं, आप सर्च करिए, ज्वाइन करिए, सारे नोटिफिकेशन और पेड पीडीएफ की पिक्स भी आपको फ्री मिल जाएंगी। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं ये वाले। पहला है कि माई गॉव, ठीक है ना, ये वेबसाइट है, उसने लॉन्च किया है प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज चाइना ने अप्लाई किया है कि वो ज्वाइन करना चाहता है एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में। और रेलवे ने बहुत ही बड़े पुनर्गठन की योजना बना रहा है और एक पहल ड्राइव या फिर अभियान किससे संबंधित है, क्या है, देखेंगे। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने अनवील किया है एक ऐसा प्लान जिसके थ्रू जो है मीथेन का जो उत्सर्जन है उसको ख़त्म करना है या फिर कम करना है। ठीक, देखिए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट डे है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर। ठीक, देखिए माई गॉव, आप लोगों ने www.mygov करके देखा होगा, mygov.in। इसको अगर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे कई सारे गवर्नमेंट जो है ये एक तरीके से गवर्नमेंट टू सिटीजन्स से इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये एक आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ये क्या चीज़ कर रहा है, क्या इसका एप्लीकेशन है। गवर्नमेंट टू जो है सिटीजन्स के बीच में एक इंटरफेस के जरिए के मतलब के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी अच्छी पहल है। जितना ज़्यादा नागरिक जो है गवर्नमेंट में जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सलूशन देने के लिए काम करेंगे, अच्छा है। खैर, यहाँ पे प्लानिटेरियम जो है इनोवेशन चैलेंज की बात हुई है। माईगॉव इंडिया जो कि माईटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है, उसने लॉन्च किया प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज। कई बार आप लोगों ने देखा होगा नक्षत्र मंडल और इस टाइप से, तो वहाँ पे प्लानिटोरियम होता है, ऐसा डोम टाइप का बना होता है। उसके अंदर जो अगर आप जाओगे, ठीक, जैसे मान लीजिए गेट है, यहाँ से आप अंदर चले गए, फिर यहाँ से आपको तारे सितारे कई सारी चीज़ें जो है, कई बार तो इसमें टेलीस्कोप लगाए थे तो यहाँ से बाहर का जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो भी देखने को मिलता है। तो जैसे दिखाते हैं कि आप लोग को जुपिटर शो करेंगे, लखनऊ में भी है और कई जगह इसको जो है देखा गया है, नक्षत्र मंडल इस टाइप से होता है। तो ये प्लानिटोरियम इसे बोलते हैं और इसी से संबंधित जो है भारत के स्टार्टअप जो है टेक एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए बुलाया गया कि प्लानिटोरियम इनोवेशन चैलेंज को माने, मतलब कि इनोवेशन नए नए जो है सॉल्यूशन लेके आए। इसमें एम यही है कि भैया टेक फर्म हो गए, टेक्नोलॉजी वाले, स्टार्टअप वाले जो हो गए, जो इंडिया के बाहर है, ठीक, उन सबको लेके आया जाए और उनका ये पोटेंशियल है कि वो बिल्डअप करें इंडिजीनियस प्लानिटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्वदेशी प्लानिटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाएं, मतलब जैसे कि बाहर भी ऐसे हम लोग जैसे उसके अंदर जो अभी भी चलता है, जैसे कि जुपिटर दिखाते हैं, वीनस दिखाते हैं या फिर कई और सारी चीज़ें होती हैं, तो बाहर के सॉफ्टवेयर होते हैं। भारत का खुद का स्वदेशी प्लानिटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बने, इसके लिए ये लाया गया है और इसमें उपयोग करना है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल फंड्स भी इसमें लाई जा रही हैं। तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाए? वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मर्ज्ड रियलिटी। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हल्का सा बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। वर्चुअल रियलिटी ये होता है कि आपने मान लीजिए कोई जो है वो चश्मा या इस टाइप का जो है गॉगल पहना और फिर आप जो है एक पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच जाते हो। आप देख सकते हो कि आपको लगेगा कि अच्छा, जैसे कि नीचे जो है कुछ ज़मीन ही नहीं है जैसे, ठीक है, तो इस तरीके का होता है। इसमें मतलब पूरा आप एक गॉगल टाइप का कुछ पहनना पड़ता है, उससे वर्चुअल वर्ल्ड में आप पहुंच जाते हो। लेकिन जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक, एक पीछे गेम भी आया था पिकाचू वाला, उसमें लोग पिकाचू पकड़ते रहते थे काफ़ी ज़्यादा इधर उधर। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो आपका कैमरा है
वो कैमरे के थ्रू कैप्चर हो रहा है रियल वर्ल्ड, और उस रियल वर्ल्ड में कुछ जो है एक कोई जैसे पिकाचू जो है एक कार्टून टाइप का था वो आ जाता था। तो ये एक तरीके का ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं आता था, उसमें तो आपने गॉगल पहना पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में। इसमें ऑगमेंटेड वाले में रियल वर्ल्ड, क्योंकि कैमरा जो कैप्चर कर रहा है रियल वर्ल्ड कैप्चर कर रहा है, उसमें ही मान लीजिए कि दिखा रहा है कि कुर्सी के पीछे पिकाचू छुपा हुआ है, वो कार्टून करेक्टर, तो वो वाली चीज़ ऐसे आ जाती है। और मर्ज रियलिटी जो है इनके बीच का है, कॉम्बिनेशन टाइप से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी में बस इनको बुलाया गया है कि इनवाइट किया गया है, आइए और टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ करते हुए भारत का स्वदेशी प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सिंपल से ही है, रूरल एरियाज़ और स्मॉल एरियाज़ पे जो है फोकस भी करना है यहाँ पर, और सब कुछ जो है मेड इन इंडिया होना चाहिए। और जो है इसमें इंडियन लीगल एंटिटीज़ एंड इंडिविजुअल टीम्स और स्टार्टअप ये सब लोग भाग ले सकते हैं इस वाले चैलेंज में। और इसमें जो अप्रोच है वो चेक किया जाएगा, जब मूल्यांकन किया जाएगा एप्लीकेशन जो लोग दे रहे हैं, मान लीजिए आपने दिया तो ये चेक किया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का दृष्टिकोण कैसा है, प्रोडक्ट का आइडिया क्या है, इनोवेशन कितने लेवल तक कर रहे हो, कितना नया अप्रोच है। साथ ही साथ जब ज्यूरी इसको, जब मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, फिर जब आपने अपने दिए इनोवेशन वाले आइडियाज़, फिर जब ज्यूरी इसको वो करेगा इवेल्युएट, तो वो देखेगा कि इनोवेशन है कि नहीं है, कितनी आसानी से हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, कितने स्केल तक ले जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ यूज़ हो सकता है, ये सारी चीज़ें। पहले विनर, दूसरे तीसरे को 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए मिलेगा रिस्पेक्टिवली। और जो विनर्स हैं उनको उसी अपने जैसे फील्ड के जो भी और लोग हैं उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, लीडर्स के सामने अपनी स्किल्स को शो करने का मौका मिलेगा, और जो है आत्मनिर्भर भारत को भी जो है एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हम प्लेनेटोरियम अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं स्वदेशी, ठीक। तो ये तो रहा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है कि इकोनॉमी संबंधित है, ये इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी से। चीन ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया। अब देखिए, पहले एक था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP। इसको क्या हुआ था कि ओबामा जी ने बढ़ाया था, और जो है जो तुम्हारे ट्रम्पू था उसने क्या किया था कि उसने वहाँ 2017 में छोड़ दिया था ये, ठीक। तो हालांकि साइन वाइन हो गया था, तो ये छोड़ने की वजह से, अच्छा तब ये चाइना नहीं था, इसमें ध्यान रखना, तब ये चाइना नहीं था। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो था एक तरीके से बोला था कि मतलब यूएस की तरफ से है, चाइना ने इल्ज़ाम लगाया था यूएस की तरफ से चलाया जा रहा है ये अभियान है कि चाइना को जो है जो कम किया जाए, ठीक है ना, व्यापार में इकोनॉमिकली उसको कमज़ोर किया जाए। तो खैर जब यूएस निकल गया इसमें से, तो अब इसी का एक छोटा वर्जन है जिसका नाम है कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस, यानी कि व्यापक और प्रगति समझौते फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो अब इसमें जो है आपका चाइना आ रहा है, खुद से आवेदन कर रहा है कि भैया हमको इसमें जोड़ो, ठीक। तो ये वाला जो है ये 11 नेशन का जो एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुप है, जिसका अब नाम हो गया CPTPP, ठीक है ना, कंप्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। उसमें उसने कहा है कि हमको जोड़ो, और इसके लिए आवेदन इसने न्यूजीलैंड के माध्यम से दिया, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है। चाइना का ये मैप है, आप लोग करिएगा। CPTPP जो है ये एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज़ के बीच में, मैपिंग इसको करिएगा जो मैंने बता रहा हूँ, ये इन कंट्रीज़ को मैप पे देखिए, साथ में और भी चीज़ें देखिएगा, ठीक। कौन सी रिवर है, ओशियन है, आइलैंड है, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, कनाडा, जापान, मेक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, ये है, ठीक। इसमें देखो अब USA नहीं है। 4 फरवरी को TPP जो था वो साइन हो गया था 2016 में, बट USA निकल गया, तो कभी जो है इफेक्ट में नहीं आ पाया फोर्स में। और वहीं सारी चीज़ें ब्रिटेन ने भी रिज्वाइन नहीं किया आने के बाद। चाइना वही कह रहा है कि मतलब चाइना के ऊपर भी लोग जब इसको पहले रखा नहीं गया था TPP में, तो ये भी कहा गया था कि अरे ये इसने कहा था कि हम इम्पोर्ट लोगों से को करने देंगे बाकी नेशंस को, लेकिन उसके लिए अपने ना सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ने खोली नहीं, तो जो है इंपोर्ट नहीं करता, बस एक्सपोर्ट के चक्कर में रहता है, उसके लिए चाहे करेंसी डिवैल्यूएट करे चाहे कुछ भी करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये था कि चाइना ऑलरेडी कई सारे ऐसे जो है अरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसमें भी तो वही सारी कंपनियां जो CPTPP में है, तो ये क्यों अलग से करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी चाइना की भी क्रिटिसिज्म है, ठीक। अगला जो टॉपिक है हमारा, रेलवे बड़े पुनर्गठन की योजना बना रहा है। अब आपको पता है रेलवे जो हमारा है वो कंट्री का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, सबसे ज़्यादा रोजगार
सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का सामान जो करता है वो कौन करता है? इंडियन रेलवेज़ करती है, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे वो फ्रेट हो। फ्रेट मतलब वही मालगाड़ी वाली चीज़, ठीक। तो ये चीज़ है। और मेजर रिस्ट्रक्चरिंग का वो करने की बात कर रहे हैं। कई सारे मर्जर, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं अभी इतने बढ़िया चल रहे हैं, या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो स्कूल हॉस्पिटल चलाने में, तो उन सब के लिए इन्होंने एक पुनर्गठन की बात करी गई है। और इस पुनर्गठन में जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं संजीव सन्याल, उनकी सिफारिशें जो है बहुत बड़ा इसमें एक रोल प्ले करती हैं कि पुनर्गठन होगा कैसे, ठीक। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल जो है, इन्होंने जो है रैशनलाइजेशन गवर्नमेंट बॉडीज़ प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का, ठीक। तो क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि भैया क्लोज करो कौन से? कोर को, यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ख़त्म करो इसे। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ख़त्म करो। सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस, ख़त्म करो। इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, ख़त्म करो। कहा इनको तो बंद कर दो, ठीक। दूसरा है रेलटेल को मर्ज किया जाएगा IRCTC के साथ में। अब IRCTC पे जाके आप लोग टिकट जो है ऑनलाइन बुकिंग करते हो ना, और ये कैटरिंग वैटरिंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसके साथ में रेलटेल क्या है? जो जैसे टावर लगाना है, ठीक है ना, आप रेलवे ट्रैक ये बना हुआ है, तो इसके अगल बगल आप लोग, पहले आप लोग को लगता होगा यार कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब नेटवर्क अच्छा आता है, तो उसके लिए नेटवर्क के लिए जो है टावर लगाना, वहाँ तक नेटवर्क पहुँचाना, वो काम कौन कर रहा है? रेलटेल कर रहा है। तो अब रेलटेल को मर्ज किया जाएगा IRCTC के साथ में, ठीक है। तो ये एक इन्होंने बोला है। रेलवे लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम से संबंधित जो अवसंरचना होती है वो ये प्रोवाइड करता है। और सेफ्टी सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीज़ें रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग में देता है। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, और ये इसको अब इरकॉन के साथ में जोड़ दिया जाएगा, दोनों का मर्जर किया जाएगा, ठीक। तो स्पेशलाइज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, कंस्ट्रक्शन का काम इन थ्रू के किया जाएगा। मतलब देखो होता है ना कि एक अलग अलग काम कर रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से काम हो सके। यही यहाँ पे किया जा रहा है। कौन किससे क्या मर्ज किया जा रहा है एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। रेलवे के जो स्कूल हैं उनको केंद्र विद्यालय के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, और उनको फिर जो है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जैसे यूपी में मान लीजिए कोई रेलवे स्कूल था तो उसको केवी के साथ में जोड़ दिया गया, और यूपी की जो गवर्नमेंट के अंतर्गत वाले स्कूल आ जाएंगे, ठीक। साथ ही साथ कई सारे उन्होंने कहा इस्टेब्लिश करो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, केंद्र की जो है सार्वजनिक सेक्टर की जो है एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करो, और जो आठ प्रोडक्शन यूनिट है उनको उसके अंतर्गत लेके आओ। मर्जर उन्होंने कहा है कि भैया जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, केंद्रीय जो प्रशिक्षण वाले जो संस्थान हैं, उनको नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के साथ में मर्ज करो, ठीक। तो अब फाइनली कौन रह जाएगा? ये रह जाएगा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। और कब करना है मर्ज? जब इसको अपग्रेड कर दो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह और नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट की तरीके से। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा। उसके बाद जो है इसको सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, फिर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेके आओ, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल, ये सब अच्छे से करो। अब देखो यहाँ पे नेशनल रेल प्लान जो है वो चाहता है कि भारत को फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए तैयार करके रखा जाए 2030 तक। अब इसमें ये 2050 तक का जो हॉराइजन लेके चल रहे हैं, उसी की वजह से ये सब जो रिकमेंडेशन ये सब आ रही है ना, इसी के लिए आ रही है कि हम मतलब रेलवे इतना जब बहुत बड़ा आदमी हो जाता, मतलब वो हो जाता है ना कोई संगठन, तो उसको मैनेज करना मुश्किल भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली बड़ा हो जाने से जो है सब कुछ वो कर सकता है, ऐसा नहीं, उसको मुश्किल भी होती है थोड़ी सी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमको फ्यूचर रेडी पहले से प्रोएक्टिवली काम करना पड़ता है। तो जो 2050 का हॉराइजन लेके चल रहे हैं, स्ट्रेटजिक ग्रिड बनानी है इनको रेलवे की, और जो है शॉर्ट टर्म में इन्होंने लिया है 2024 तक कुछ टारगेट पूरे करने होंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, एक दिन का टारगेट पूरा लो, फिर एक हफ्ते का टारगेट हो लो, और फिर उसके बाद जो एक मंथ का, ठीक। तो ये आपका जो है इसके अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है। तो ये है, ऐसा नहीं कि ये एक दिन वाला ये इसके बाहर का काम कर रहा है, इसी के अंदर काम करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं कि 2024 तक, मीडियम टर्म 2031 तक, और जो है आपका 2050 तक लॉन्ग टर्म रहेगा। और यहाँ पे रेलवे चाहता है कि जो फ्रेट है
जो मालगाड़ी वाला है वो उसको 45% तक बढ़ाया जाए। मान लीजिए 100 गाड़ियाँ चला रहे हैं तो 45 गाड़ियाँ जो है फ्रेट वाली चलाई जाएँ। तो अब भैया ज़्यादा चलानी है तो ये है कि भैया स्पीड तेज़ करो, ठीक है ना। एक तो स्पीड तेज़ करो तो ज़्यादा दौड़ेंगी उसी ट्रैक्स पे, और कुछ और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ढूंढो, नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ढूंढो। अच्छा, अभी कौन कौन से फ्रेट कॉरिडोर हमारे पास हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है कि एक पहल अभियान। अब ये इसके नाम से पता नहीं चल रहा है कि किस बारे में पहल है। तो ये समझ लेते हैं कि जो आपने सुना होगा कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें एक पहल लॉन्च करा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने लॉन्च किया है नालसा के माध्यम से, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज करके जो है, ठीक। तो उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। और उसमें अब मेन चीज़ जो है, जो पहल करी गई है वो इस चीज़ की पहल है कि जो लोग हमारे ऐसे लोग हैं, ठीक, लोगों का पंजीकरण कराओ टेली लॉ पर। ठीक, टेली लॉ में क्या होता है, देखो अच्छा, पंजीकरण हमारे ऐसे लोग को कराना है तो कहाँ जाके, कॉमन सर्विस सेंटर पे जो कई सारे खुले हुए हैं भारत देश में, 51,434 कॉमन सेंटर, ग्राम पंचायत 50,000 में जो बने हुए हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पे जो है लोगों को पंजीकरण कराओ टेली लॉ पर। टेली लॉ क्या है? टेली लॉ ये ऐसा है कि मान लीजिए कई बार लॉ जो है कई बार कोर्ट वोर्ट में केसेस चलते हैं तो लोग घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो क्या, कौन एडवोकेट हमको बेवकूफ़ बनाएगा, कैसे प्रोसीजर होता, क्या होता है क्या नहीं। तो वहाँ जाने से पहले अपने ग्राम पंचायत में जाके, CSC में जाके बंदा बैठे, ठीक। गरीब होते बहुत परेशानियाँ होती, मैं बता रहा हूँ, ठीक। ऐसा इतना आसान नहीं है ज़िंदगी, ठीक है। तो इसमें उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप टेली लॉ पे जाइए, वहाँ पे आप जो है प्री लिटिगेशन, मतलब याचिका दायर करने से पहले, देखिए लिखा हुआ प्री लिटिगेशन, आपको जो है एडवाइजरी और कंसल्ट, परामर्श और पूरा जो है एडवाइजरी बताई जाएगी, कराई जाएगी कि वकीलों के द्वारा। ऐसे वैसे वकील नहीं, ऐसे मतलब बढ़िया बेनिफिशियरी, जो पैनल का पूरा लॉयर्स का पैनल है, ठीक है ना, जो एक इस, और वहाँ पे जाके आपको पूरी याचिका से पहले की सारी एडवाइस, सलाह और परामर्श पूरा प्रदान किया जाएगा, ताकि जो है केस वेस से और इन सब में आपको जो है कि फिर आपको ये भी है कि याचिका करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है अगर तो फिर नालसा के थ्रू जो फ्री लीगल एड वाले में अगर आप पात्र होते हैं, कई सारे उसके नालसा का एक एक्ट भी है जिसमें जो है सेक्शन 12 में, धारा 12 में बताया गया कि कौन कौन कितनी इनकम है या फिर क्या चीज़ें हैं, तो उसको फ्री लीगल एड भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो जब लॉयर होगा वो बताएगा, ये फला फला केस है, इसको इस तरीके से दायर करना चाहिए, इसको जो है आप नालसा के अंतर्गत फ्री करा सकते हैं, या नहीं करा सकते तो कैसे क्या होगा। तो इन सब के लिए ये पहल करी गई। समझ में आ गई बात? बस इसी के रिलेटेड जो है कुछ कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं। काफ़ी तेज़ी से पंजीकरण बढ़ गया कॉमन। अच्छा, जो यहाँ पर है, कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में बैनर लगाए गए CSC के सामने, कॉमन सर्विस सेंटर के सामने, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ कानूनी सलाह सहायक केंद्र। तो मतलब यहाँ पे कानूनी सलाह दी जाती है, तो वो भी ताकि लोग को जागरूक करना है, जाएं पंजीकरण करने, दिक्कत ना हो उनको, ठीक है ना। और जो कोई भी लॉयर या फिर जो है वो मतलब इधर उधर का छड़क छाप टाइप का, वो उनको जो है बेवकूफ़ ना बना सके। नेशनल लेवल अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा, इसी तरीके से सालसा भी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है। और जो दिन रात काम करते हैं सिटीजन्स को जो है एम्पावर करने के लिए, एक तरीके से सशक्ति तो बना रहे हो आप उन्हें, और उनको जो है नीडी है, इंडिजेंट जो है, उनको सबको जो है हेल्प करने के लिए 17 सितंबर को नालसा के द्वारा ये लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत। पूरे पैन इंडिया है, लीगल अवेयरनेस इसमें जागरूकता देनी है, मोबाइल वैन करी जा रही है, बाकी वो सारे काम किए जा रहे हैं, और कि मतलब वैन की किसी तरीके से बस उनको जागरूक करो, ठीक। और वॉलंटियर भी इसमें कई हैं, पैनल लॉयर्स भी इसमें हैं, उनकी हेल्प 37,000 पैनल लॉयर्स हैं, और पैनल लीगल वॉलंटियर भी हैं जो कि हेल्प करेंगे 672 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। ये कंबाइंड एफर्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नालसा के बीच का, ताकि जो है कैसे समावेशी गवर्नेंस हो सके। और इसमें जो बात ये है कि जिनके पास आवाज़ नहीं उनको आवाज़ दो, और साथ ही साथ सबका विकास और सबका न्याय भी होना चाहिए, सबका मतलब सबको जस्टिस भी मिलना चाहिए, उसकी बात है। नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये फॉर्म हुआ था 1995 9 नवंबर को, और ये एक्ट आया था 1987 में, ठीक। और इसका पर्पज़ यही है कि जिन फ्री लीगल सर्विसेज एड देना है एलिजिबल यानी पात्र कैंडिडेट्स को,
जो कि बताया गया सेक्शन 12 के अंतर्गत। और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना भी नालसा का काम होता है ताकि जल्दी से निवारण हो सके केसेस का। अच्छा, इसके पैटर्न इन चीफ जो नालसा कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। बहुत ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है। ठीक, पैटर्न चीफ CJI, और सेकंड जो सीनियर मोस्ट है जो आगे बन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है आपका इसी तरीके से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बनता, हेड करता है स्टेट वाले को, और चीफ जस्टिस जो चीफ जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्प करता है। प्राइम जो इसमें ऑब्जेक्टिव है नालसा का कि स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का, और बर्डन जुडिशरी पे जो है ऑलरेडी उसको कम किया जाना चाहिए। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। खैर, भारत भी पार्टनरशिप में है इसमें। US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने एक नया प्लान खोला है जिसके थ्रू जो है मीथेन का एमिशन जो है कम करना है, जो मीथेन का उत्सर्जन है उसे कम करना है। तो देखिए, इसका नाम है ग्लोबल मीथेन प्लेज। ठीक, ग्लोबल मीथेन प्लेज या फिर प्रतिज्ञा करी गई है, बिडेन के द्वारा अनाउंस किया गया है। ठीक, और ये जो है कब अनाउंस किया गया? जब 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होने वाला है UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज वाले पर। ठीक, उससे पहले ये कहाँ होने वाला है? ग्लासगो में होने वाला है, UK में। हालांकि ये होना था इटली में, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ हो नहीं पाया, तो अब 1 साल बाद हो रहा है, और वो भी ग्लासगो UK में हो रहा है, और इटली और UK दोनों साथ मिलके करा रहे हैं, नवंबर में होना है। ठीक, उससे पहले US के प्रेसिडेंट जो है जो बिडेन ने यहाँ पे अनाउंस किया है ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये एक तरीके का प्रतिज्ञा है US और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं कि वो अपने यहाँ पर मीथेन का एमिशन को उनके द्वारा, मतलब उनका एफर्ट है, इंडिया भी इसमें करेगा। अब जो लोग भी इससे प्रतिज्ञा में जुड़ना चाहते हैं कि जो मीथेन का उत्सर्जन को कट किया जाना चाहिए कम से कम। जब 2030 आए तब तक अगर मान लीजिए 100 हो रहा था, तो इसमें 33% करीबन कम कर दो तो 67% ही रहे। ठीक है ना, ये इस डेकेड तक हमें ये करना है। ये चीज़ ये US और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये एफर्ट चलाया गया है। ठीक, वैसे ये जैसे कि इंडिया ने इंडियन सोलर अलायंस चालू करा था फ्रांस के साथ मिलके, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि बाकी कंट्रीज नहीं आ सकते। वैसे ये वाला भी है, US के और यूरोपियन यूनियन के द्वारा एफर्ट लगाया गया है भैया मीथेन को कम करने के लिए। जो उसका उद्देश्य है वो भी मैंने बताया। इसमें इंडिया भी है। इंडिया के देखिए भूपेंद्र यादव जी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बिडेन ने अनाउंस किया कि मेजर इकोनॉमी फोरम ऑन एनर्जी क्लाइमेट चेंज जो है उनके वर्चुअली व्हाइट हाउस से कि, और इसमें कई सारे लोगों ने UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उसने भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट किया। यूरोपियन यूनियन ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर जो थे वो भी गए। ठीक, गए क्या मतलब वहीं वर्चुअली हो रहा था। और इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे ये बोला गया बिडेन जी के द्वारा कि ग्लोबल वार्मिंग को ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ख़त्म कर देगा ये मीथेन वाले, लेकिन इसके जो बेनिफिट हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे एग्रीकल्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य पे। ठीक, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो है आपका ये इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट है, दोनों लोग काम कर सकते हैं इसमें, जो प्राइवेट वाले भी करेंगे इसमें। मीथेन को बस क्या करना है कि एक तो उसकी उत्सर्जन है उसको कम करो। ठीक, मीथेन आपको पता है नेचुरली भी आता है और जो है आपका एंथ्रोपोजेनिकली भी आता है। ठीक, तो मीथेन का जो उत्सर्जन अननेसेसरी हो रहा है उसको तो कट कर दो। बाकी जो मीथेन का उत्सर्जन है उसको जो है क्लीन एनर्जी के तरीके से यूज़ करो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया भी था, मीथेन संबंधित एक टॉपिक था कि मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट चलाओ ताकि क्लीन एनर्जी की तरीके का ये स्रोत बन जाए मीथेन, और फिर ये इसका हम काम कर सकें। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कई सारी चीज़ें हैं कि कुछ तो ये है मिटिगेट करो कि ख़त्म ही कर दो कि हो ही ना उत्सर्जन, और दूसरा अडाप्टेशन भी तो होता है। अडाप्टेशन है ये कि मीथेन से एनर्जी को बनाओ। ठीक, इसमें इंडिया भी जो है पार्टनर कंट्री है, इसमें ये जो है मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो भी चलाए जा रहे हैं पार्टनर कंट्री के साथ में, जिसमें कि मीथेन रिकवरी और यूज़ वाली बात हो रही है, तो उसमें इंडिया भी पार्टनर है। मीथेन जो होता है ये एक तरह ग्रीन हाउस गैस है, 80 टाइम ज़्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर कंपेरिजन देखें तो 40% तो नेचुरल सोर्सेज से आता है, 60% जो ह्यूमन के द्वारा किसी तरीके से आता है, जैसे कि
आपका जो है धान की खेती कर रहे हो, राइस एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, ठीक है ना, पशुधन खेती है, बायोमास बर्निंग है और ये सब। ठीक, कभी हो सकता पूछ ले कि बताइए मीथेन कहाँ कहाँ से आता, तो इस तरीके से COP26 जो है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है और ये इटली में होनी थी और अब की बार हो रही है, अब जो है 1 साल डिले के बाद कोविड-19 की वजह से आपका ग्लासगो यूके में। और जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज है जो 1994 में आया था, उसी का ही एक पार्टी जो भी बने हुए हैं उसकी उनकी कॉन्फ्रेंस है, 26वीं है इस बार, यूके में होनी है। ठीक, 1 से 12 नवंबर तक। और इसमें बहुत ज़्यादा महत्व ये है इस बार का कि जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था, ठीक, वो जो 2020 तक के लिए था मान लीजिए, तो उसके बाद आगे के क्या हमारे जो है एफर्ट्स रहेंगे उन सब के बारे में अब इसमें 2026 वाले में COP26 वाले में बात होनी है। ठीक है ना, कि अब 2030 तक का क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। अब इसमें 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है 2026 वाला। और 2015 वाले में ये हुआ था कि हम किस तरीके से जब तक 2100 मतलब साल आएगा 2 सेल्सियस से नीचे हमें रखना है अपना टेम्परेचर, और एफर्ट ये लगाना है कि 1.5 सेल्सियस से नीचे ही रहे, डिग्री सेल्सियस से, ये वाली काम है। और ये क्रिटिकल भी है क्योंकि ये पहला मोमेंट ऐसा होगा जब कंट्रीज़ और ज़्यादा जो है एम्बिशियस गोल्स बनाएंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को नहीं होने देना है पेरिस एग्रीमेंट के बाद। ठीक, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट के बाहर है। पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने बात करी 2 और 1.5 वाली जो ऊपर बात करी, उसी में और ज़्यादा एम्बिशियस गोल हमें करने हैं, क्योंकि अभी जो IPCC की जो रिपोर्ट्स आ रही है उन सब में देखा जा रहा है कि अभी अगर हम इस तरीके से करते रहे 2 डिग्री तो हो सकता है 45 या 50 तक ही बढ़ जाए। तो इसलिए चीज़ें इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए हैं, जैसे 450 गीगावाट बनाना है अक्षय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक। इंडियन रेलवे ने नेट जीरो की बात करी है, काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयर है, ट्रांसपोर्टर है, मैंने जैसे बताया अभी आपको। और साथ ही साथ जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे इंडियन रेलवे ने नहीं बताया नेट जीरो वाला, बस ये चीज़ है। और नेट जीरो एमिशन का टारगेट और भी 130 कंट्री कर रही है 2050 तक। ठीक, अपना जो अगला सेक्शन है उसका नाम है कॉमन SPCS। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन किस तरीके से हमें करने चाहिए अटेम्प्ट, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अर्थ शॉर्ट प्राइज़, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, इससे रिलेटेड ट्रू कौन से हैं बताइए। ये प्राइज़ जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉन्च किया था 2015 में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने मार्क करी हैं वो चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। लॉन्च्ड बाई कौन, डोनाल्ड ट्रम्प? नहीं। 15 नहीं, कोई भी एक फैक्ट पता हो तो हो जाता, पता आपको याद है, 100 में आता है। 2020 में हुआ था, यूके के जो प्रिंस हैं उन्होंने किया था। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर तो आपको यही निकल गया, एग्ज़ाम में तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छा इसमें पहला नहीं, तो इसमें देखिए C ऑप्शन आपका हो जाएगा क्योंकि C पूछा गया, वो ट्रू पूछा गया। अच्छा, ये जो US के प्रेसिडेंट थे जॉन F कैनेडी, उनका मून शॉट प्रोग्राम था जिसकी वजह से US अपोलो लूनर लॉन्चेस हुए थे और पहला मैन जो है गया था और इसने मून पे जो है अपना पैर रखा था 1969 में, वैसे ही कुछ है, तो इसका नाम अर्थ शॉट रखा गया है। ठीक, और जॉन F कैनेडी जी के द्वारा किया गया था मून शॉट प्रोग्राम। इसमें 2 इंडियन जो है विनीशा और विद्युत, वो भी 15 फाइनलिस्ट में आ गए हैं और ये जो है लंदन में होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम, अक्टूबर 2020 से अर्थ शॉट इन्होंने चालू किया था ताकि जो प्लैनेट को प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ख़त्म किया जाए, उसके लिए कुछ सोल्यूशन इनोवेटिव और इंस्पायरिंग ढूंढे जाए। तो अर्थ शॉट जो है प्रोग्राम अवार्ड के अंतर्गत ये दिए जा रहे हैं और 5 अर्थ शॉट हैं, सिंपल बट एम्बिशियस गोल जो है प्लैनेट के लिए 2030 तक के लिए कैसे इम्प्रूव करी जा सके लाइफ और जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए। ठीक, इसमें देखो विनीशा और जो विद्युत है उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं। तो विनीशा उमाशंकर जो है वो जो क्लीन एयर कैटेगरी में, क्लीन अवर एयर कैटेगरी में इनको जो है एयर शॉट में गए हैं। ये 5 कैटेगरी मैंने ऐसा बताया अभी। उसमें इन्होंने कहा है कि जो होता है ना प्रेस वेस, कपड़े प्रेस किए जाते हैं, आयरन जिसे बोलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कोयला यूज़ करते हैं। उस कोयले की जगह जो है सोलर पावर्ड क्लीन एनर्जी की तरह यूज़ हो सके, इसके लिए इन्होंने जो काम किया है। बड़ी बात है, हम लोग रोज़ देखते हैं लेकिन कभी कदम नहीं उठाते। देखिए उठा रही हैं और बता भी रही हैं। ठीक, दूसरा जो है उन्होंने ये बताया है कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है ना उसको रिसाइकिल करना किस तरीके से, ताकि वो एयर पोल्यूशन ना कर सके।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि बैजंत पांडा समिति, समिति की बात है, समिति कमेटी, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? बैजंत पांडा। क्या सही है? बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है। और इसमें ये सजेस्ट करेंगे कि भैया नेशनल जो एनसीसी होती है ना, जैसे हम लोग एनसीसी करते थे, तो उनको कैसे एम्पावर, सशक्त बनाया जाए कैडेट्स को, ताकि वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से नेशन बिल्डिंग में, काम तो वही होता था एनसीसी में कि जो नेशन का निर्माण है, जो राष्ट्र का निर्माण है, उसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सके, इसके बारे में सजेस्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फॉर्मर इसमें एम एस धोनी और आनंद महिंद्रा भी जो है मेंबर की तरह होंगे इस कमेटी के, लेकिन चेयरमैन कौन है? बैजंत पांडा। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक। तो यहाँ पे एम्पावर करेगा एनसीसी कैडेट को और इफेक्टिवली नेशनल बिल्डिंग कैसे क्या करना है, और एनसीसी के जो एलुमनाई हैं, ठीक, उनको भी बेटरमेंट के लिए कैसे क्या करना है उनको बात की जाएगी पूरे। और इंटरनेशनली जो भी युवा संगठन इस तरीके के हैं, तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उसको भी हम अपने एनसीसी करिकुलम में जोड़ेंगे। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।